शुरू करें। मेरे दो मौसी के बच्चे अभी बहस कर रहे थे। एक एमएनसी में काम करता है, दूसरा फार्मर है और करोड़पति वाला है। अब एमएनसी वाला उससे कह रहा है यार तुम लकी हो, तुमको कोई पर्सनल इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता है। और वो जो फार्मर है वो कह रहा है भाई अब अपनी अपनी किस्मत। अच्छा एक चीज सोचो कि इंडिया में सिर्फ 6.2% लोग इनकम टैक्स भरते हैं। अच्छा, सिर्फ 6.2% लोग ही हैं इतने बड़े इंडिया में। जरा अपनी कॉलोनी में सोचो, अपने आसपास स्कूल यहाँ वहाँ सोचो, कितने बड़े बड़े बागड़ बिल्ले अमीर बैठे हैं। बट ऐसा क्यों है कि लोग ये भरना नहीं चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा गवर्नमेंट को टैक्स पॉलिसीज बेटर करनी चाहिए। जैसे कि दूसरी कंट्रीज, दुबई हुई, सिंगापुर हुई, जहाँ पे नो टैक्स है या लेस टैक्स है, वहाँ लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। तो कुछ तो पॉलिसीज में ट्वीक करना चाहिए। आई मीन आप ऐसे सोचो कि आप एकदम ही हटा देते हो, स्क्रैप कर देते हो इनकम टैक्स, पर्सनल टैक्स नहीं लेना है। लेकिन कुछ ऐसा करो कि लोग इन्वेस्टमेंट खुलेआम सामने लाएं, खुलेआम अपनी पैसे सामने लाएं, इनकम क्रिएट करें, वेल्थ क्रिएट करें। क्योंकि इनडायरेक्टली इकोनॉमी में तो पैसा रोटेट करेगा ना, और जब रोटेट करेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ेगा, विच इज बेटर फॉर द जीडीपी। जस्ट अ थॉट, आई मीन आई एम नॉट श्योर। ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम, कौन सी अच्छी है? ओल्ड पेंशन स्कीम जो कि गवर्नमेंट ने डिस्कार्ड कर दी थी, कब? 1 अप्रैल 2004 में। आज बहुत सारे स्टेट उसको रिवाइव कर रहे हैं, जैसे झारखंड, राजस्थान, हिमाचल भी कंसिडर कर रहा है। वैसे ये है क्या? और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे यूनियन बाजी हो रही है। गवर्नमेंट वाले एम्प्लॉयज़ कह रहे हैं कि वो ओल्ड पेंशन वाली स्कीम लाओ, न्यू वाली थोड़ा सा यार मज़ा नहीं आ रहा है। ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ये कहती है कि जो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, उसका 50% आपको मिलेगा, प्लस डियरनेस अलाउंस जो कि बढ़ती रहती है हर 2 साल पे। इन्फ्लेशन के हिसाब से एकदम चलती है, तो एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। अब आते हैं न्यू पेंशन स्कीम पे, जो कि मोस्टली हर जगह चल रही है। इसमें क्या होता है कि 10% शेयर आप अपनी सैलरी से खुद डालते हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्लस 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। ये मार्केट ड्रिवन होती है। इसमें मतलब एम्प्लॉयज कह रहे हैं यार वो मज़ा नहीं आता है, वो रिटर्न नहीं मिलता है जो मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम से मिलता है। अब जो सरकार इसको ला रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट, वो कह रही हैं यार पब्लिक की डिमांड है, एम्प्लॉयज़ की डिमांड है, सोशल वेलफेयर के नाम पे इसको कर ही देते हैं। आरबीआई कह रही है मत करो भाई, क्योंकि बर्डन बढ़ जाएगा लॉन्ग टर्म पे, स्टेट पे बढ़ेगा, सेंटर पे बढ़ेगा, कौन भरेगा? अभी तो कर दे रहे हो पॉलिटिक्स के नाम पे, तो कंसिडर करना चाहिए क्या? मैं कोई नहीं होता हूँ बताने वाला, पर बेस्ट डिसीजन लो यार। लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, ये बस बोलते ही हम कि कभी फील भी किया है। कभी तो हुआ होगा ना, कोई अपना आउट ऑफ नोवेयर डेथ हो गई, पता भी नहीं चला। अब सोचो उन लोगों पे क्या बीती होगी जो उनके फैमिली वाले, जानने वाले होंगे, जिनकी डेथ हुई इन येटी प्लेन क्रैश इन नेपाल। मोर देन 70 पीपल डाइड, जिसमें से 5 से ज़्यादा लोग इंडियन थे, जिसमें से 4 इंडियन फन करने जा रहे थे, पैराग्लाइडिंग करने जा रहे थे पोखरा। सीरियसली लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है यार। इन अ स्पैन ऑफ 36 days, more than 60,000 people died in China due to COVID-19। हाल ये था कि क्रिमेशन करने के लिए कहा जा रहा था कि 10 दिन की वेटिंग है। लाइफ में ना, जो है साथ है उसको प्यार करो, सिर्फ एक चीज करो, गॉसिप छोड़ दो, जेलसी छोड़ दो, दूसरे को देखना छोड़ दो। ड्रंक होके अपने एक्शंस को जस्टिफाई करना सही है क्या? एक्सट्रीमली शेमफुल, एक्सट्रीमली बैड, सो अनकूल। एयर इंडिया में एक पैसेंजर पे दूसरे पैसेंजर ने यूरिनेट कर दिया ड्रंक होके। ऐसे और भी किस्से सुनने को मिले होंगे। ये किस पॉइंट पे, किस तरीके से लगता है कि ये बात जस्टिफाइड है? क्या इस चीज पे आदमी को पनिश नहीं करना चाहिए? नो ब्रो, नॉट कूल। फ्लाइट्स को ना इतना अनलिमिटेड वाला जो दारू पिलाने का सिस्टम है नहीं करना चाहिए। एंड आपको भी एज अ कस्टमर, एज एन इंडिविजुअल कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि आप पब्लिक प्लेस पे हो जहां पे और भी लोग हैं। दिस इज नॉट समथिंग विच यू कैन डू। अरे भाई ये सब क्या सुनने को मिल रहा है? वर्ल्ड में डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ती जा रही है, वायलेंस बढ़ रहा है क्या? ग्लोबली 2022 में ये स्पेंडिंग क्रॉस कर गई मोर देन $2 ट्रिलियन। बाप रे बाप। और 2023 में कहा जा रहा है ये और बढ़ेगी। सारी कंट्रीज, जापान हो गई, फ्रांस हो गई, जर्मनी हो गई, इंडिया हो गई, सब कह रहे हैं यार अब हम बढ़ाएंगे अपनी डिफेंस स्पेंडिंग। इंडिया तो ऑलरेडी एक ग्लोबल लीडर है डिफेंस स्पेंडिंग में। अच्छा, कुछ चीज़ें और सामने आई हैं। अब जैसे ये रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, इसने ही तो थोड़ी इनसिक्योरिटी बढ़ाई। इससे एक चीज़ और पता चली
ये जो मशीन रशिया वाली है ये शायद उतनी अच्छी नहीं है जितनी वेस्टर्न वाली हैं, क्योंकि यूक्रेन जो ये गन्स इक्विपमेंट ये सब कुछ यूज कर रहा है ये ज्यादा अच्छा साबित हुआ। अब इंडिया क्या करे? इंडिया स्पेंडिंग तो कर ही रहा है। इंडिया कह रहा है देखो यार ठीक है रशिया हम आपके साथ टर्म्स रखेंगे बट हम और भी इधर उधर हाथ पैर मारेंगे, तो शायद फ्रांस के साथ डील सुनने को मिले 2023 में, क्योंकि इंडिया ना अब धीरे धीरे नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी से जा रहा है मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी की तरफ, विच इज ग्रेट भैया। पर वायलेंस इज नॉट गुड, गर्लफ्रेंड के साथ प्यार इज गुड। पता है richest 1% people in this world grab 2/3 of the new wealth created. Guess what कितनी होगी? More than $42 trillion since 2020. अगर सिर्फ 5% टैक्स लगाते हैं ना, सिर्फ 5%, तो एक साल में कम से कम $1.7 ट्रिलियन रुपीस आ जाएंगे। 2 बिलियन से ज्यादा लोग ना पॉवर्टी से भी अपलिफ्ट हो जाएंगे। तो कुछ सोचना चाहिए सरकार को। यार पता है वर्ल्ड में 2 से 3 फाइनेंशियल क्राइसिस कहीं ना कहीं तो चल ही रही होती हैं, और एक थोड़ी बड़ी वाली आती है जो कि आती है 9 से 10 साल में एक बार पूरे दुनिया में, और एक आती है मतलब सुपर बिग वाली क्राइसिस, वो आती है जनरेशन में एक बार। अच्छा एक चीज नोटिस कर रहे हो, कोविड आया, ये यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट हुई, लेकिन इकोनॉमी ऐसे नहीं हिली जैसे ग्रेट डिप्रेशन और कब कब सुनने को मिलता होगा भाई मेजर क्राइसिस आ गई इकोनॉमी पे। यही नहीं समझ में आ रहा है कि रिसेशन आ रहा है कि इन्फ्लेशन आ रहा है। मैं कई बार सोचता हूं कि ये जो सिस्टम बना दिया इकोनॉमी का, थोड़ी हमारी फटनी चाहिए कि खुश होना चाहिए यार सब कुछ तो कंट्रोल में है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कभी ना कभी तो बबल फटेगा। जिससे अब कुछ मिडिल क्लास वाली बात कर लेते हैं। मारुति सुजुकी जो है ना, उसने अपनी व्हीकल्स की प्राइस बढ़ा दी है मोर देन 1.1% ओनली यार। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, पर चीजें लिम्बो में फंस गई जब हम बात करते हैं सेम सेक्स मैरिज की, क्योंकि जब सेम सेक्स मैरिज राइट्स मिलती हैं तो बहुत सारी राइट्स आपको मिल जाती हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी राइट्स, वही राइट जो एक हस्बैंड वाइफ को मिलती हैं एज अ कपल एक कंट्री में जो आपको चाहिए होती है। इंडिया में अभी इस चीज पे सुप्रीम कोर्ट को कॉल लेनी होगी और शायद जल्द लेने वाली है, कुछ डिसीजंस आने वाले हैं। अगर इंडिया सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर देती है तो इंडिया एशिया में सेकेंड कंट्री बन जाएगी आफ्टर ताइवान जो सेम सेक्स मैरिज को लीगल राइट्स दे दे। वैसे 32 कंट्रीज हैं जो सेम सेक्स मैरिज को अप्रूवल दे चुकी हैं, और होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करने वाली बात है तो मोर देन 130 कंट्रीज हैव ऑलरेडी डन इट। नाउ लेट्स सी क्या डिसीजन आता है। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज है, जो एयर पोल्यूशन है वो कम हुआ है। ये कुछ होता नहीं क्राइटेरिया जो PM 2.5, PM 10, स्पेशली PM 2.5, ये जो है इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हुई है, मतलब पोल्यूशन कम हुई है, पर बहुत ज्यादा है अब भी। तो गुड बोलूं बैड बोलूं आई डोंट नो, बट इसको ऐसे देखो ना कि पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए। कम हुई है लेकिन अभी बहुत कम होने को मांगता है। बहुत चाइनीज पॉपुलेशन डिक्लाइन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1961 एंड दैट्स अ वेरी ड्रास्टिक एंड अ बैड डाउनफॉल। आप समझो 1.4 बिलियन तक अभी पहुंच गए हैं, 8,50,000 से ज्यादा घट गई हैं चीजें, आई मीन लोग। अच्छा ये जो वन चाइल्ड वाली पॉलिसी थी क्यों अपनाए थे? उस टाइम तो बड़े स्ट्रिक्ट थे। एनीवे इंडिया के लिए गुड न्यूज बैड न्यूज आई डोंट नो, बट इंडिया अब चाइना को सरपास करने वाला है बहुत जल्द, और इंडिया नंबर 1 आ जाएगा। डिस्फंक्शनल भाई, इंडिया सरपास कर चुका है। अब माय बैड, इंडिया नंबर 1 ऑलरेडी हो गया है। सो गुड न्यूज बैड न्यूज, न्यूज इज द न्यूज। डुओपोली का मतलब जानते हो कि मार्केट में दो ही लीडर्स, दो ही प्लेयर्स रह जाते हैं। एक एग्जांपल देता हूं टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड। 2010 की बात करें तो टेलीकॉम सेक्टर में 15 प्लेयर्स थे। अब आते हैं 2018 पे, जिसमें मार्केट लीडर बन गया था वोडाफोन और आइडिया, एक साथ मिल गए थे। 2018 में इनके सब्सक्राइबर्स थे मोर देन 400 मिलियन, अप्रॉक्स समवेयर अराउंड 415 मिलियन, और 2022 में इनके सब्सक्राइबर्स रह गए 245 मिलियन। सबसे बड़ा नया प्लेयर निकल के आया, दैट इज जियो। उसका जो सब्सक्राइबर बेस है ऑल ओवर इंडिया बढ़ गया मोर देन 37%, दैट्स द हाईएस्ट। अब इतने सारे ड्यूज हैं, इतने प्रॉब्लम में है वोडाफोन आइडिया, चाहे वो AGR ड्यूज कह लो, चाहे वो टैरिफ की वजह से कह लो, कंपटीशन की वजह से कह लो, सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, लोन्स बढ़ते जा रहे हैं। देखा जाए तो अब ले दे के दो ही प्लेयर बचे हैं, दैट इज जियो एंड एयरटेल। फ्रॉम 15 to 2 players. Duopoly. India infrastructure sector, one of the most booming and lucrative sector in India.
2014 से लेके 2019 तक इसमें जो इन्वेस्टमेंट आई दैट इज ऑफ मोर देन 50 लाख करोड़ रुपीस। अच्छा, ये जो 50 लाख करोड़ रुपीस है ना, इसमें से 70% जो आया फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, मींस सेंटर एंड स्टेट, एंड 30% फ्रॉम कहां से? प्राइवेट सेक्टर। एक रिपोर्ट आई है टिल 22 सितंबर 2022 की, वो कहती है 1768 प्रोजेक्ट सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर के डिले हो गए। अब इसकी कॉस्टिंग क्या होगी? मोर देन 27.2 लाख करोड़ रुपीस। अच्छा, एक बात और आती है यहां सामने कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है आजकल कम होती जा रही है। मतलब कहां 2016 में फ्रॉम द हाई ऑफ 35%, 2019 में पता चला वो 25% पे पहुंच गया है, तो ग्राफ गिरा ना। अब ये होता क्यों है? सबसे बड़ा रीजन होता है लैंड एक्विजिशन में जो डिले आ जाता है। ये जो सारे प्रोजेक्ट डिले होते हैं, मोर देन 26% इज ड्यू टू लैंड एक्विजिशन एंड मोर देन 22% इज ड्यू टू क्लियरेंस एंड अप्रूवल्स। अब गवर्नमेंट को इस पे कुछ करना चाहिए ना, क्योंकि ग्रोथ रुक जाती है कंट्री की। अब ये जो इन्वेस्टर्स हैं प्राइवेट वाले, पैसा फंसाए हैं, तो चाहेंगे ना जल्दी जल्दी प्रोसेस मूव करे। तो यार फिर से ग्रोथ, इन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान दो। वर्क लाइफ बैलेंस रखो, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दो और गर्लफ्रेंड को प्यार करो। मतलब अच्छा प्यार करो, चीट ना करो। बचपन में मम्मी पापा के मुंह से एक लाइन सुनी होगी, बूंद बूंद से सागर भरता है। उसको हम अलग शब्दों में पता है क्या कहते हैं? SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे सुनने में आता होगा ना कि हर महीने कुछ अमाउंट डालते जाओ, वो बढ़ता जाएगा बैंक में, इन्वेस्टमेंट ऐसे करो। जब मार्केट से दबा के पैसे निकल रहे थे ना बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, तो म्यूचुअल फंड में ये जो SIP वाले इन्वेस्टर्स थे, जो थोड़ा थोड़ा करके डालते जा रहे थे, उससे मार्केट काफी बचा रहा। 2022 में जो पैसे गए इसमें इज मोर देन 1.5 लाख करोड़ रुपीस, सर्ज ऑफ मोर देन 30%। यार इन्वेस्टमेंट डील ये बड़ी अच्छी होती है क्योंकि ये सेफ होती है, ये ट्रेडिशनल होती है। इसमें कहीं ऐसा नहीं होता है कि मार्केट में अगर चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं तो आप एकदम इसमें पैसा नहीं डालोगे। टर्बुलेंस चल रहा है तब भी यार अब आप कहोगे नहीं यार अब मेरा बजट नहीं जा रहा है। जो थोड़ा करके डालते हो ना, तो बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है और चीज़ें अपने आप ग्रो करती रहती हैं। वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। और ये देखा गया है कि टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इसके प्रति इंटरेस्टेड हो रहे हैं। सो इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड वाया SIP इज अ ग्रेट डील। इंडिया में मोर देन 6 करोड़ अकाउंट हैं जो कि केटर करते हैं म्यूचुअल फंड को वाया SIP। ना गर्लफ्रेंड की सर्टिनिटी है, ना जॉब की सर्टिनिटी है, ना लाइफ में किसी चीज की सर्टिनिटी है। उसके ऊपर से यार ये फायरिंग चली जा रही है। जॉब में स्टेबिलिटी तो चाहिए। अच्छा, ये शेयर चैट जो कंपनी है, इसने मोर देन 500 एम्प्लॉयज को निकाल दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है भैया 2023 से पहले हम 11,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज को निकाल देंगे। क्या करूं, सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लूं क्या? उसमें है सर्टिनिटी? यार पापा तो कहते हैं है। अभी लिंक्डइन की एक रिपोर्ट आई है, वो कहती है कि जो एज ग्रुप है 18 to 24 ईयर्स वाला, इसमें से 88% लोग जॉब स्विच की देख रहे हैं। और जो एज ग्रुप है 45 से 54 वाला, इसमें 64% लोग जॉब स्विच का देख रहे हैं। मैं भी देख ही लेता हूँ यार, क्योंकि ये ग्लोबल क्या चल रहा है, मार्केट, रिसेशन, इन्फ्लेशन, मुझे नहीं पता यार मेरी शादी कैसे होगी। बेबी प्लीज वेट। एक्सपोर्ट बढ़ता है तो देश बढ़ता है, और जब एक्सपोर्ट घटता है तो देश थोड़ा सा कम बढ़ता है। दिसंबर 2022 में 12.2% का डिक्लाइन हुआ इन एक्सपोर्ट। फिगर इज $34.5 बिलियन। ट्रेड डेफिसिट जो कि है $23.9 बिलियन पे। एक्सपोर्ट बढ़ाओ ना यार। क्रिप्टो वालों के लिए गुड न्यूज है। बिटकॉइंस जिसकी लगी पड़ी थी नवंबर 2022 से $20,000 के ऊपर जा ही नहीं रहा था, फाइनली अब जाके $21,000 के ऊपर भाग रहा है। जो इसकी मार्केट कैप है वो $1 ट्रिलियन से ऊपर पहुंच गई है। अब देखो, मैं नहीं सजेस्ट कर सकता हूं कि ये बेचने का खरीदने का सही टाइम है, बट मार्केट इंप्रूव कर रहा है। और क्या प्लान है 14 फेब के? कोई प्रपोज करेगा तो कॉफी पीने चला जाऊंगा। पर सुनो, बिल हाफ करेंगे, ठीक है? हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स कह रहे हैं देखो हमारा बजट ज़्यादा नहीं है, 4 से 10 करोड़ यही है, तो कुछ प्रॉपर्टी ले लेते हैं। प्रिफर्ड लोकेशन ये गोवा भी चलेगा, बॉम्बे भी चलेगा, बैंगलोर भी चलेगा, बस हाँ कमर्शियल, हाँ रेंटल पे हम करेंगे इन्वेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वो 23% ये हाई नेट इन्वेस्टर्स कहते हैं कि हम ऐसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि रेंटल इनकम भी आए। तो अच्छा है, बेचारे 4 से 10 करोड़ प्रॉपर्टी ले रहे हैं, यहाँ खाने को पैसे नहीं है। इंडिया में कुछ लोगों के लिए स्मार्टफोन खरीदना
लग्जरी या स्टेटस सिंबल की बात होती है और कुछ लोगों के लिए नेसेसिटी। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें पता चला मोर देन 60 to 70% ऑफ द पीपल बाय स्मार्टफोन ऑन EMI, और ये परसेंटेज इंक्रीज हुआ है मोर देन 10 to 15% आफ्टर कोविड पेंडेमिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ 3 एक आदमी जो फोन खरीद रहा है वो खरीद रहा है EMI पे। और मुझे ऐसा लगता है EMI पे जब आप फोन लेते हो ना तो आप अपनी लिमिट से ऊपर पुश करते हो। आई डोंट नो इट्स गुड और बैड, बट दैट इज व्हाट इट इज। कॉन्स्टिट्यूशन में लूपहोल्स निकालकर चीजों के साथ मैनिपुलेट करना ये सही बात तो नहीं है बिल्कुल भी। आप सुनते होंगे आज की डेट में चीफ मिनिस्टर वर्सेस गवर्नर होता है, स्पेशली उन स्टेट्स में जहां पे जो रूलिंग पार्टी है वो सेंटर वाली नहीं है। अब आर्टिकल 200 क्लियरली कहता है कि अगर एक बिल आता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का गवर्नर के पास, उस बिल पे या तो आप असेंट करिए, विथ होल्ड करिए, मतलब कुछ रिएक्शन तो दीजिए, लेकिन आप होल्ड नहीं कर सकते हैं। अब बात क्या है कि अगर उस चीज को, अपनी रिकमेंडेशन को गवर्नर देकर भेजेगा वापस स्टेट लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट के पास कि देखो ऐसी ऐसी चीज है, आप कंसिडर करो। अब ये स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि उसको कंसिडर करती है कि नहीं। और अगर वो स्टेट गवर्नमेंट उस बिल को कहती है कि नहीं हम इससे फाइन है, आप इससे अग्री करिए, तो गवर्नर नीड्स टू अग्री विथ दैट बिल। उसको मना नहीं कर सकते हैं। मैनिपुलेशन कहां आती है? मैनिपुलेशन आती है जब बिल को होल्ड कर लेते हैं गवर्नर, मतलब ना इधर ना उधर, ना रिजेक्ट ना एक्सेप्ट ना विथहोल्ड एनीथिंग, ना रिकंसिडरेशन के लिए भेजना। ये तो गलत है ना। मैनिपुलेशन इस तरीके का एक स्टेट में, स्पेशली चीफ मिनिस्टर वर्सेस गवर्नर, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। क्योंकि भैया आप एक चीज सोचो ना, एक स्टेट में जो सरकार आ रही है, लोग उसको इलेक्ट कर रहे हैं। अब आप भी एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, तो कैसे होगा? इस फंक्शन भी देखो यार।